पंचायत चुनाव से पहले हरिद्वार में लगातार हो रही है राजनीतिक उथल-पुथल। बसपा छोड़कर आज सैकड़ों लोग होंगे भाजपा में शामिल। मुख्यमंत्री धामी दिलाएंगे सदस्यता। उच्च शिक्षा परिषद की 10वीं बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। शिक्षा मंत्री बोले, उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कर रहे सभी छात्रों को दी जाएगी स्कॉलरशिप। अब चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को मिलेगा अच्छा स्वास्थ्य लाभ। यात्रियों की सुविधा के लिए खोले जाएंगे कई जगहों पर सुविधाओं से युक्त अस्पताल। स्टाफ की होगी नियुक्ति। स्मार्ट सिटी के कार्यों पर हो रही देरी से शहरी विकास मंत्री हुए नाराज। निर्माण कार्यों में लेट लतीफी के चलते निजी कंपनी को हटाया। अन्य कंपनियों को भी दी चेतावनी। मंत्री ने जताई निर्माण कार्यों पर नाराजगी। और हल्द्वानी के गिरजा बिहार में बंदरों का तांडव जारी। घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं लोग। छोटे बच्चों पर कर रहे हैं हमला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां चार धाम यात्रा रूट पर नए अस्पताल खुलेंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है। इन अस्पतालों के लिए डॉक्टर, कर्मचारियों और पैरामेडिकल स्टाफ का बनेगा अलग कैडर। साथ ही इन कर्मचारियों को विभाग के अन्य कर्मचारियों से अधिक वेतन दिया जाएगा। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा रूट पर नए अस्पताल खुलेंगे। इससे यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए खोला जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नए अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है। इन अस्पतालों के लिए डॉक्टर, कर्मचारियों और पैरामेडिकल स्टाफ का अलग कैडर बनेगा। साथ ही इन कर्मचारियों को विभाग के अन्य कर्मचारियों से अधिक वेतन भी दिया जाएगा। तो अब चारधाम यात्रा रूट पर नए अस्पताल खोले जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए अस्पताल खोलने का निर्णय यहां पर लिया गया है। और इसके साथ ही इन अस्पतालों के लिए डॉक्टर, कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ का अलग कैडर बनाया जाएगा। साथ ही इन कर्मचारियों को विभाग के अन्य कर्मचारियों से अधिक वेतन भी दिया जाएगा। तो लगातार पर्यटन स्थल है देहरादून और चारधाम यात्रा के लिए लगातार लाखों की संख्या में लोग चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में कई बार कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कई लोगों को अस्पतालों की जरूरत भी पड़ती है और ऐसे में ऐसे लोगों को सुविधा मिल सके, अस्पताल में चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसको देखते हुए, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए अस्पताल खोले जाने का निर्णय लिया गया है। चारधाम यात्रा रूट पर नए अस्पताल खुलेंगे। नए अस्पताल खोलने का निर्णय फिलहाल ले लिया गया है। साथ ही इन अस्पतालों के लिए डॉक्टर, कर्मचारियों और पैरामेडिकल स्टाफ का अलग कैडर बनाया जाएगा। साथ ही इन कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के से अधिक वेतन भी दिया जाएगा। तो यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चारधाम रूट पर नए अस्पताल खोले जाने का निर्णय यहां पर शासन के द्वारा लिया गया है। और इसी के चलते अब इन अस्पतालों के लिए डॉक्टर, कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ का भी अलग कैडर बनाया जाएगा। इनकी वेतन भी अधिक होगी। तो चारधाम यात्रा रूट पर नए अस्पताल खुलेंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए
नए अस्पताल खोलने का निर्णय यहां पर लिया गया है और इसके लिए डॉक्टर, कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर भी अलग कैडर बनाया जाएगा। इनका वेतन भी अन्य कर्मचारियों से अधिक होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, चारधाम यात्रा रूट पर अब नए अस्पताल खोले जाने का निर्णय यहां पर लिया गया है। एक बात ये साफ है, क्योंकि पर्यटन स्थल है, लगातार लाखों की संख्या में यहां पर यात्रा करते हुए दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं लोग, और ऐसे में कई बार अस्पतालों में चिकित्सा की जरूरत भी पड़ती है, कई लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, और इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अच्छी पहल है उत्तराखंड सरकार की, और साथ ही जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी ये पहल है। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं उत्तराखंड, और चारधाम यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त की जो यात्रा थी, इस वक्त की यात्रा ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और अभी भी यात्रा थमी नहीं है, क्योंकि बरसात कम हो चली है, तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से यात्रियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चला है। और सबसे बड़ी दिक्कत स्वास्थ्य को लेकर आती थी, क्योंकि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी वो कम थी। लेकिन अब जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि चारधाम जो रूट है, उन रूटों पर कई अस्पताल खोले जाएंगे, वहां पर जो स्टाफ की जिसकी भी भर्ती होगी उसकी तनख्वाह, उसकी जो वेतन होगा, इन अन्य जो डॉक्टर होंगे, नर्स होगी या फिर अन्य कर्मचारी होंगे, जाहिर तौर पर इसमें एक खुशी की बात तो यह है कि जो स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं पैदा होती थी चारधाम रूट पर, उसको लेकर अब लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, यात्रियों को दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि लोगों को एयरलिफ्ट करके या तो एम्स लाया जाता था ऋषिकेश में, या फिर यहाँ से दिल्ली यहाँ पर भेज दिया जाता था। लेकिन अब अगर ये पहल अगर होती है धरातल पर, इस पहल को अगर उतारा जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो यात्री होंगे जिनका स्वास्थ्य खराब होता है उनको लाभ होगा। और हालांकि अतिरिक्त बोझ यहाँ पर पड़ेगा वित्त का सरकार को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं ये तो पहल बढ़िया है। इसके लिए सरकार कहीं उपाय करेगी, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार चाहती है कि यहाँ पर जो यात्रा रूट है, यात्रा रूटों में इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं, ताकि जो यात्री तो यहाँ पर आए, लेकिन यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, चाहे वो रहने की हो, चाहे खाने की है, चाहे पीने की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, या फिर स्वास्थ्य की हो। और स्वास्थ्य को लेकर यही एक लगातार समस्याएं थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि अगर केदारनाथ में किसी की तबीयत खराब हो गई, वहां पर अगर चिकित्सीय उपकरण नहीं मिल पाए, तो एयरलिफ्ट यहाँ पर करना पड़ता था, उसमें सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन अब अगर ऐसे इलाकों में अगर अस्पताल खोल दिए जाते हैं, या छोटे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनको खोल दिया जाता है, तो इससे एक तरफ तो यात्रियों को लाभ मिलेगा, और दूसरी तरफ सरकार के लिए भी जो आर्थिक बोझ था वो कम हो पाए। बिल्कुल कैलाश, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर अस्पताल खोले जा रहे हैं, जानना चाहूंगी कि ये अस्पताल शासकीय अस्पतालों में आएंगे या इन्हें निजी अस्पतालों में की संख्या में ही रखा जाएगा? देखिए, ये सरकार द्वारा ही शुरू यहाँ पर किया गया है। अभी ये मालूमात नहीं हो पाई है और कि ये पीपीपी मोड में संचालित किए जाएंगे, या फिर सरकारी अस्पतालों में ही ये होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निजी हाथों में इनको दिया जाए। इस बात की अभी पुष्टि नहीं की है स्वास्थ्य मंत्री ने, लेकिन हाँ, इतना तय है कि सरकार इस ओर अपना कदम बढ़ा चुकी है। इसको लेकर गहन मंथन भी हो चला है, और अब जरूरत है, और अब जो इंतजार है लोगों को, वो यही है कि अब जल्द से जल्द निर्माण कार्य जो है वो पूरे हो सके और धरातल पर यह स्थिति देखने को मिले। बिल्कुल, इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अस्पताल तो खोले जा रहे हैं, निर्णय ले लिया गया है, और कितने अस्पतालों को खोला जाएगा, क्या कोई संख्या निर्धारित की गई है? इनके लिए जगह का चयन कर लिया गया है? हाँ, जगह चयनित के लिए यहाँ पर कह दिया गया है, और चयनित के लिए जो जिला प्रशासन की जो टीमें हैं, जहां जहां पर चारधाम पड़ते हैं, अगर उत्तरकाशी जिले की बात करें, चमोली की बात करें, या फिर रुद्रप्रयाग जिले की बात करें, तो इन तीनों ही जिलों में जो जिलाधिकारी उनको बोल दिया गया है। उसके अलावा जो राजस्व की जो टीमें हैं, वो यहाँ पर पूर्णतः अपनी जानकारी देंगी कि कौन सी नजूल की भूमि, यानी जो सरकारी भूमि है जो खाली पड़ी हुई है, उस जगह पर ही चेक किया जाएगा जमीनों का, और वहां पर ही निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसकी प्रोसेस कल से शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट शासन को मिल जाएगी, जिसके बाद आगे की जो स्वीकृति होगी वो प्रदान की जाएगी। बिल्कुल कैलाश, फिलहाल आप बने रहिएगा, और आगे और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पंचायत चुनावों से पहले हरिद्वार जिले में बड़े राजनीतिक खेल हो रहे हैं। बता दें कि बसपा के कई समर्थक आज भाजपा की सदस्यता लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सदस्यता दिलाएंगे।
तो पंचायत चुनावों से पहले हरिद्वार में राजनीतिक खेल हो रहे हैं और बता दें आपको कि पहले हरिद्वार जिले में बड़े राजनीतिक खेल हो रहे हैं पंचायत चुनाव से पहले और बसपा के कई समर्थक ऐसे में भाजपा की सदस्यता लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सदस्यता बसपा के समर्थकों को यहां पर दिलाएंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, यहां पर पंचायत चुनावों से पहले ही हरिद्वार में बड़े राजनीतिक खेल हो रहे हैं। जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि बसपा के कई समर्थक भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में पंचायत चुनाव होते हैं, इसको लेकर जो नामांकन है, नामांकन तो हो ही रहे हैं क्योंकि कल से नामांकन हो चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अगर उथल की हम करें तो वो भी यहाँ पर को मिल रही है, राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है। जिस तरीके से 2 दिन पहले हरपाल साथी जो 3 बार सांसद रहे हैं हरिद्वार से, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, उसी तर्ज पर आज बस के एक नेता हैं, नाम अभी नहीं किया है बीजेपी ने, लेकिन 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और वो आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दाम थाम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर बढ़त यहाँ है कार्यकर्ताओं के तौर पर, और जिस तरीके से कांग्रेस को यहाँ पर बहुत गहरा झटका लगा था 2 दिन पहले, उसी तरीके से आज बसपा को भी यहाँ पर गहरा झटका लगने जा रहा है। और भाजपा में सैकड़ों बसपा के समर्थक आज शामिल होने जा रहे हैं, जिनको खुद हरिद्वार के जो सांसद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो उनको सदस्यता दिलाएंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस उठापटक की हम बात कर रहे थे, वो उठापटक अब देखने को मिल रही है। भाजपा नहीं चाहती किसी भी कीमत पर कि एक भी यहाँ पर सीट को गंवाए। 44 यहाँ पर जिला पंचायत सीटें हैं जिनको लेकर लिस्टें जारी की जा चुकी हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के द्वारा। हालांकि कांग्रेस ने अभी कई नामों का ऐलान नहीं किया है, कई सीटें अभी छोड़ी गई हैं जिनका ऐलान वो कल कर सकती है, लेकिन भाजपा ने लगभग सभी सीटों को यहाँ पर नाम यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिए हैं। और अब इंतजार है कि किस तरीके से चुनाव, क्योंकि 26 तारीख को चुनाव होना है, 28 तारीख को नतीजे आने हैं। तो अब ये चाह रही है दोनों ही दल यहाँ पर अपनी यहाँ पर कोशिश करें जीत दर्ज करने की, जिसको लेकर भाजपा लगता है कि अभी आगे चल रही है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तोड़ मरोड़ यहाँ की राजनीति यहाँ पर चल रही है, तो इससे लगता है कि भाजपा नहीं चाहती किसी भी कीमत में इस चुनाव को हल्के में लिया जाए। और चूंकि जो बीजेपी के इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष है वो नए हैं, तो उनके लिए पहला एक तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में जीत भाजपा की। बिल्कुल कैलाश, लेकिन जिस तरीके से आज बसपा के कई समर्थक बीजेपी की सदस्यता लेंगे, भाजपा की सदस्यता लेंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा को एक बड़ा झटका यहां पर लग रहा है। चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में बीजेपी की बढ़त, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी की बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। कितने जो सदस्य हैं वो सदस्यता ले सकते हैं? क्या समर्थकों की संख्या यहां पर पता चली है? देखिए, समर्थक संख्या पता नहीं चली है और अब बीजेपी दफ्तर में जमावड़ा लगना शुरू हो चला है। जो बसपा के जो कार्यकर्ता थे वो अब बसपा छोड़ बीजेपी का दामन आज थामने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो पुष्कर सिंह धामी हैं और साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद हैं हरिद्वार के, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं जो यहाँ पर विधायक थे, उनके साथ जाहिर तौर पर सैकड़ों तादाद होगी। हालांकि गिनती इस वक्त नहीं बताई गई है, लेकिन सैकड़ों समर्थक हो सकते हैं जो आज कदम थामने जा रहे हैं। बिल्कुल कैलाश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। और अब फिलहाल रुख करेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी के गिरिजा बिहार क्षेत्र में इन दिनों बंदरों का तांडव जारी है, जिसके कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। लोग अपने घरों से निकलने में भी अब डर रहे हैं। बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए स्थानीय लोग नगर निगम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुस्सा जाहिर किया है। वहीं मामले में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि निगम के पास बंदरों को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं है। वन विभाग के अधिकारियों के साथ बंदरों को पकड़ने की बातचीत की जा रही है। बहुत आ रहा है, पहले तो मेरा नाती का पाँव पकड़ा उसने, तो उधर से आदमी ने सबने हका कर दिया, मेरा नाती बच गया। उसके बाद वो पकड़ी, फिर तो अंदर ही आ गया हूँ। तो बहुत किन्हीं बच्चों को पकड़ के उधर वो भी बच गए। दूसरे दिन सुबह मेरा यहाँ कंधे में बैठ के ऐसे बाल घूस गए, तो उधर जगह यार ऊपर से ऐसा जगह दूसरा बाल मुँह में आ गए तो बच गई मैं।
काट रहे हैं, अंदर ही घुस जा रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं, हमको बहुत परेशानी है, जिंदगी बचानी मुश्किल हो रही है, बच्चों को भी काट रहे हैं, बड़ों को भी काट रहे हैं, सामान छीन ले रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 15-20 दिन से ज्यादा हो गया है। मैं तो बहुत परेशान हूँ यहाँ पर, मुझे तो जान बचानी मुश्किल हो गई है और मुझे यहाँ टीका चंदन मंदिर में लगाना भी मुश्किल हो गया। मैं हाजिर के पहाड़ी की वो बुलाता हूँ, एक बड़ी लाठी लेके वो खड़े होते हैं मेरे पीछे और फिर मैं एक हाथ में लाठी पकड़ के एक हाथ में टीका की थाली पकड़ के मंदिर में टीका कर रहा हूँ। तो बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं, निगम से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का समाधान यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, आपसे जानना चाहूंगी, जो नगरवासी हैं वो लगातार बंदरों के आतंक से परेशान हैं। कई लोगों को उन्होंने काट भी लिया है और ऐसे में कई दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं। फिलहाल निगम से गुहार यहाँ पर लोग लगा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो अभी तक नहीं की गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए हल्द्वानी का गिरिजाई क्षेत्र है जहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जाहिर तौर पर यहाँ पर चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, दुकानदार हो, फिर बच्चे हो, सभी ये बंदर अपना शिकार बना रहे हैं, अपना निशाना बना रहे हैं। घरों के अंदर घुसना इनके आम बात होती है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों का स्कूल जाना बहुत दूभर हो चला है, जिसके चलते लोग काफी परेशान है क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान इन बंदरों द्वारा कर दिया गया है। तो तौर पर जो नगर निगम है उससे ये गुहार लगा रहे हैं नगर निगम प्रशासन से, यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटीज यहाँ पर की जाए, यहाँ पर बंदरों को पकड़ने का उपाय किया जाए। साथ वन विभाग है, वन विभाग से भी ये दरखास्त की गई कि बंदर पकड़ने वाले लोग होते हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए और इन बंदरों को पकड़ा जाए, क्योंकि बंदरों का जो आतंक है बहुत ज्यादा बढ़ चला है। एक और अगर हम से सटे अन्य इलाकों की बात तो वहां पर गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, जिसके चलते अब लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है या फिर बंदरों को नहीं पकड़ा जाता है तो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का जीना दूभर। बिल्कुल, चलिए कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुक करेंगे खबरों की ओर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जो 6 से 9 सितंबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में उत्तराखंड समेत उत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल ने खेलो इंडिया मुहिम को खेलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक बड़ी पहल बताया है। इससे देश के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। राज्यपाल ने इस मौके पर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की बात कही। सभी बेटियों को एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे गेम्स की तैयारी करने को कहा गया है, जिससे भारत की दुनिया भर में एक अलग पहचान बने। देहरादून में उच्च शिक्षा परिषद की 10वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कई अहम निर्णय लिए गए। बता दें कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के अंतर्गत शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों के शोधार्थियों को स्कॉलरशिप देगी, जिसके लिए राज्य स्तरीय रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा को रोजगार परक और गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए प्रत्येक निजी और राजकीय विश्वविद्यालयों को नैक एक्रीडिएशन कार्य करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एंटी ड्रग्स सेल का भी गठन करना होगा और इसी दौरान बैठक में विभागीय मंत्री ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों की रफ्तार धीमी होने पर बीजेपी विधायक खजान दास ने नाराजगी जताई है, लेकिन इससे स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका का कहना है कि सरकार से कुछ समय मांगा है, बारिश के चलते सड़कों पर पेच वर्क का काम नहीं किया जा सकता। जैसे ही बरसात खत्म होगी, सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम तेजी से किया जाएगा।
कल समीक्षा ली गई थी, माननीय मेयर साहब थे और माननीय विधायक जी थे, और जैसे कि पूर्व में भी ये आ रहा था कि कुछ काम हैं जो कि डिलेड चल रहे हैं, कुछ काम है जो ऑलरेडी कंप्लीशन की स्टेज में है, जैसे हमारी लाइब्रेरी हो गई, क्रश बिल्डिंग हो गई, स्मार्ट टॉयलेट सारे बन गए हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चल रही हैं, लेकिन एक दो काम इस तरह के हैं जो अटके हुए हैं जिससे आम जनमानस को काफ़ी असुविधा हो रही है। उसी एक क्रम में कल जो बैठक हुई थी, क्योंकि बरसात का सीज़न है, हमने सर से भी टाइम मांगा था कि जैसे ये बरसात थोड़ी कम होती है तो हम अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे रोड्स पे गड्ढे हैं या जो भी असुविधा लोगों को हो रही है उसका समाधान तत्काल कर देंगे। धीमे पड़ी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मामले में राजपुर विधायक खजान सिंह के धरने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। समय पर काम शुरू न करने वाली कार्यकारी संस्था HSCL को सरकार ने हटा दिया है। हाई पावर कमेटी के फैसले और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया। इसे लेकर शहरी विकास और आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी CEO के साथ भी बैठक ली है और PWD विभाग से जल्द काम शुरू कराने के निर्देश दिए, जिससे जनता को सुविधा मिल सके। साथ ही मंत्री अग्रवाल ने CEO सोनिका को शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं। उधम सिंह नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक के गले में चप्पलों की माला डालकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम खुशहालपुर में स्थित गुरुद्वारे में एक युवक अचानक घुस गया, जहां युवक ने गुरुद्वारे में रखी गुल्लक से पैसे चोरी कर लिए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने युवक को चप्पलों की माला पहना दी और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं बाजपुर CO भूपेंद्र सिंह भंडारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है और यदि पुलिस को कोई शिकायत प्राप्त होगी तो अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर मामला इस संज्ञान में आता है तो ज़रूरी है उस पर जो है कोई वैधानिक कार्यवाही करेंगे। तो मेरे संज्ञान में अभी है नहीं, अगर मामला इस संज्ञान में आता है तो ज़रूरी है उस पर जो है कोई वैधानिक कार्यवाही करेंगे। हल्द्वानी के गिरिजा विहार क्षेत्र में इन दिनों बंदरों का तांडव जारी है, जिसके कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए स्थानीय लोग नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुस्सा जाहिर किया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।